पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन को मिग फाइटर जेट देगा पोलैंड। इस बढ़त का ऐलान किया गया है। 4 से 6 हफ्तों में पोलैंड से मिलेंगे ये फाइटर जेट यूक्रेन को। यूरोप और अमेरिका ने किया था जेट देने से इनकार, जिसके बाद पोलैंड आगे आया है। पोलैंड का यूक्रेन को यह आश्वासन कि नेटो को हम सहमत करेंगे, लेकिन पोलैंड की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें फाइटर जेट देने की बात की जा रही है। यूक्रेन लगातार मांग करता रहा है इन फाइटर जेट्स के लिए। एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, पोलैंड के ऐलान के बाद यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया है। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने बड़ा हमला बोला है। ओडेसा पर 4 एंटी रडार मिसाइल दागी गई हैं। सुखोई 24 से रूस ने फायर किए मिसाइल। KH-31P मिसाइल से किया ये बड़ा हमला ओडेसा पर। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से एक ऐसा ब्लूप्रिंट लीक हो चुका है जिससे न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। रूस को खुफिया जानकारी मिली है कि बाइडेन ने रूस के खिलाफ दोहरा वॉर फ्रंट खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी मिलते ही पुतिन ने डिफेंस और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक ऑफेंस फोर्सेस को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। सेंट्रल मॉस्को से लेकर बाहरी इलाकों तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उसकी जमीन पर बारूद गिरा तो अमेरिका न्यूक्लियर विनाश देखेगा। देखिए व्हाइट हाउस का प्लान क्या है और क्यों पुतिन न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए रणनीतिक, कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं। नौ मार्च को ही रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा अटैक किया। लेकिन अब यूक्रेन अपनी जमीन पर छिड़े युद्ध को रूस की जमीन पर ले जाने का प्लान बना चुका है और इस प्लान को ज़ेलेंस्की ने नहीं बल्कि ओवल ऑफिस में अपने रणनीतिकारों के साथ बैठकर बाइडेन ने तैयार किया है। यूक्रेन के जरिए अमेरिका रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। बाइडेन के 2 टारगेट हैं। पहला है रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के जरिए ड्रोन अटैक करना और दूसरा टारगेट है अखंड रूस की ओर पुतिन की पहली जीत यानी क्रीमिया पर बड़ा हमला करना। पुतिन के इन दोनों टारगेट को अंजाम देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस को इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका है कि अमेरिका यूक्रेन को मॉस्को पर ड्रोन अटैक करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुका है। 28 फरवरी और 2 मार्च को भी संदिग्ध ड्रोन मॉस्को से 50 किलोमीटर दूर गिरे थे। बाइडेन के पहले प्लान का इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही रूस ने डिफेंसिव तैनाती शुरू कर दी है। मॉस्को के 5 क्षेत्रों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मॉस्को की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को 30 किलोमीटर पहले ही धराशायी करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक पुतिन ने मॉस्को के बाहर जंगल काटने का आदेश जारी कर दिया है। इन खाली जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। जनवरी में पुतिन पंसिर S-1 और S-400 सिस्टम सेंट्रल मॉस्को में तैनात कर चुके हैं। बाइडेन के पहले प्लान को ध्वस्त करने की तैयारी रूस पूरी कर चुका है, लेकिन दूसरा प्लान मॉस्को पर छाए खतरे से कहीं ज्यादा खतरनाक और विध्वंसक है। बाइडेन का प्लान है 2014 में जीते गए क्रीमिया पर यूक्रेनी फौज के जरिए बड़ा अटैक करना। एशिया टाइम्स के मुताबिक अमेरिका क्रीमिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अमेरिका की मदद से यूक्रेन अब से लेकर मई महीने तक कभी भी क्रीमिया पर बड़ा अटैक कर सकता है। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने कीव को जरूरी हथियार पहुंचा दिए हैं। गर्मियों में अमेरिका रूसी जमीन पर बड़े हमले करने का प्लान बना चुका है। यूक्रेन क्रीमिया पर ड्रोन या मिसाइल अटैक कर सकता है।
यूक्रेनी फौज की बड़ी पलटन जर्मनी में लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग भी पूरी करने वाली है। पहला लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंच चुका है। जर्मनी 178 लेपर्ड 1 टैंक दे रहा है। गर्मी के मौसम में क्रीमिया पर हवा और जमीन दोनों तरफ से हमला किया जा सकता है। पुतिन जनवरी में ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने क्रीमिया पर हमला कराने की कोशिश की तो रूस आत्मरक्षा के लिए किसी भी तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए आजाद भी होगा और मजबूर भी। यानी इशारा है न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स की ओर। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध ही एकमात्र शांति का उपाय है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर पुतिन रमजान कादिरोव के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। पेस्कोव ने साफ कहा है कि यूक्रेन समस्या का समाधान सेना ही करेगी। मतलब ये कि रूस बातचीत या बीच का रास्ता नहीं अपनाने वाला है। पुतिन के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। ऐसे में क्रीमिया पर हमला हुआ तो एटमी विनाश तय है। इसकी बड़े स्तर पर तैयारी रूस ने शुरू कर दी है। ब्लैक सी में रूस के 2 मिसाइल कैरियर तैनात हैं, साथ ही एक सबमरीन भी हमले के लिए तैयार है। ब्लैक सी में फ्लीट का मतलब है यूक्रेन पर हमले की तैयारी। क्रीमिया पर अटैक हुआ तो रूस ब्लैक सी से यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर देगा और यह हमला 9 मार्च से बहुत बड़ा और बहुत विनाशक होगा। क्रीमिया रूसी विस्तार का मील का पत्थर है। यहां पुतिन ने अरबों डॉलर खर्च करके सैन्य बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। यह हिस्सा पुतिन के लिए उतना ही अहम है जितना मॉस्को। अगर अमेरिका ने इस पर हमला किया तो रूस अमेरिका को टारगेट करके अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइलों का बटन दबा सकता है। यह बात ब्रिटेन के एक एमपी और न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट के रिपोर्ट में भी कही गई है। ब्रिटेन के एमपी बॉब सीली और न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट ब्रिटन गॉर्डन ने एक रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट नेटो के सामने पेश की गई है। इसका नाम है यूएस और सहयोगी देश रूस की न्यूक्लियर धमकी जाने। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की हार महाविनाशक हो सकती है। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी महज दिखावा नहीं है। अमेरिका के सहयोगी देश भी रूस के न्यूक्लियर हथियारों की दहशत में है, क्योंकि रूस के एडवांस हथियारों को कोई रोक नहीं सकता है। अगर क्रीमिया पर बारूद बरसा तो यूरोप से अमेरिका तक तबाही मच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन सेना पर रूस का जबरदस्त पलटवार। टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन आर्मी पर बरसाए ताबड़तोड़ रॉकेट। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन झुकेगा नहीं, अमेरिका हथियारों की सप्लाई रोकेगा नहीं और पुतिन अपने कदम पीछे खींच ले, ये भी मुमकिन नहीं है। फिर सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होगा। डर रूस के परमाणु हमले का है, लेकिन क्या पुतिन इतना बड़ा फैसला अकेले अपने दम पर ले सकते हैं? क्योंकि यूक्रेन के साथ नेटो है। अब ग्रुपिंग दूसरे मोर्चे पर भी शुरू हो गई है। जिनपिंग रूस की यात्रा करने वाले हैं। वो सिर्फ पुतिन से ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे। चीन को मध्यस्थता का सीन लग रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि यूक्रेन चीन के किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि अगले हफ्ते पुतिन और जिनपिंग एक महायुद्ध की रणनीति तय कर लेंगे? अमेरिका के 2 कट्टर दुश्मन, दोनों के दिल में घातक हथियारों का गुरु।
दोनों में दुनिया का सर्वशक्तिमान बनने की ललक। दोनों के पास एक तरह के मुद्दे। जिनपिंग ताइवान पर कब्जा चाहते हैं तो वहीं रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। एक जैसी सोच, एक जैसी अदावत और एक जैसा मिशन ही क्या दुनिया के इन दो किरदारों को वर्ल्ड वॉर का विलेन बनाने वाला है? क्या 7 दिन बाद रूस और चीन साथ मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने का मिशन शुरू कर देंगे? मीटिंग फिक्स हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग अगले हफ्ते मॉस्को जा सकते हैं। युद्ध के बाद जिनपिंग का पहला मॉस्को दौरा है। हालांकि रूस और चीन ने दौरे की पुष्टि नहीं की है। जिनपिंग के रूस दौरे के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग युद्ध खत्म करवाने की कोशिश करेंगे और दुनिया में शांति दूत की इमेज हासिल कर लेंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जिनपिंग का ये दौरा वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का एक सिग्नल है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे को वर्ल्ड वॉर का सिग्नल क्यों कहा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जिनपिंग सिर्फ पुतिन से ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे। चीन ज़ेलेंस्की को कुछ ऑफर दे सकते हैं या फिर ज़ेलेंस्की को झुकाने की कोशिश करेंगे। ज़ेलेंस्की चीन के साथ कोई सौदेबाजी करेंगे या फिर चीन पर भरोसा करेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। फिर आगे क्या होगा? रूस में इस वक्त जो चल रहा है उससे भी यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। मॉस्को में एक तरफ जिनपिंग से मुलाकात और बैठक की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ पुतिन ने चेचन कमांडर से मुलाकात की है। दोनों के बीच युद्ध को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा पुतिन रूस के बड़े टाइकून्स के साथ बैठक करने वाले हैं। मुलाकातों के इसी दौर से एक बड़े विध्वंसक प्लानिंग का संदेह पश्चिमी देशों को हो रहा है, क्योंकि मुलाकातों के बीच रूस में परमाणु हमले का जिक्र भी हो रहा है। रूस के एक नेता ने चेतावनी दी है कि पुतिन की परमाणु हमले की धमकी को हवाई न समझा जाए। रूस एक बड़े युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। इसका एक और संकेत भी मिला है। ये संकेत रूस की सेना में भर्ती को लेकर है। रूस में अब आर्मी में भर्ती के नियम बदले जा रहे हैं। सेना में भर्ती के नियम को लेकर बिल लाया गया है। अब 21 से 30 साल के लोगों की भर्ती की जाएगी। पहले उम्र की सीमा 18 से 27 साल तय की गई थी। सैनिकों की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग भी की गई है। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात में सबसे अहम हथियारों की डील है। चीन रूस को हथियार देने का फैसला कर चुका है। ईरान की तरह चीन भी अब रूस को घातक हथियारों की सप्लाई करने वाला है। चीन अमेरिका से दो हाथ करने की तैयारी बरसों से कर रहा है, लेकिन युद्ध का फैसला जिनपिंग ले नहीं सके। जिनपिंग को लग रहा है कि रूस को हथियार देने के बाद अमेरिका दबाव में आएगा और यूक्रेन के बहाने वो अमेरिका के बारूदी गोदाम को खाली कर सकेगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अब चीन युद्ध न लड़ते हुए भी अपने हथियारों के भंडार से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। जिनपिंग ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जीतने और अमेरिका को हराने का श्रेय सिर्फ पुतिन को न मिले। जिनपिंग का सपना चीन को सुपर पावर बनाने का है। चीन दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अमेरिका से ही करता है। अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए ही चीन ने विशाल सेना बनाई है, कई आधुनिक हथियार बनाए, लेकिन ताइवान पर हमले का रिस्क जिनपिंग नहीं ले सके। अब यूक्रेन वॉर के बाद नेटो और अमेरिका को टक्कर देने वाली पहचान पुतिन के पास है। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे अमेरिका विरोधी देश पुतिन को ही अपना लीडर मानने लगे हैं। लेकिन ये तमगा जिनपिंग का ख्वाब था। अब पूरा ना सही, लेकिन जिनपिंग पुतिन की जीत का पार्टनर जरूर बनना चाहते हैं। यही वजह है कि 1 साल बाद युद्ध में चीन की एंट्री होने जा रही है।
अपने दौरे से पहले जिनपिंग ने अपने दूत को मॉस्को भेजा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश नीति प्रमुख ने पुतिन से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जिनपिंग के दूत ने रूस का रुख भांप लिया है और इसीलिए जिनपिंग के दौरे को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। लेकिन अहम सवाल है कि युद्ध में चीन की एंट्री किस रूप में होगी। माना जा रहा है कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई शुरू कर देगा। ताइवान पर अटैक को लेकर चीन में जो तैयारियां की गई थी, उस हथियार भंडार को रूस में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की समेत कई एक्सपर्ट चीन की एंट्री को वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की वजह मान रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन और रूस के एक होते ही अमेरिका भी वॉर में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। हालांकि अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका ताइवान में सैन्य सहायता बढ़ा देगा। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को विस्तार देने से रूस ईरान के हथियारों के साथ चीन के हथियार गोदाम का बहुत छोटा सा हिस्सा ही खाली होगा। लेकिन 12 महीने से हथियारों की सप्लाई कर रहे अमेरिका के लिए नए सिरे से यूक्रेन को हथियार देना काफी मुश्किल भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गुलिदर में भी रूस ने यूक्रेन पर किया है बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, बक M2 एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से यह हमला किया गया। यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाई है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया है। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इसके बाद यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसका मतलब था विनाशक हथियारों की होड़, जो जारी तो है मगर रूस यूक्रेन के आगाज के साथ ही दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध अपने चरम पर है। और इस बार मामला सिर्फ विनाशक हथियारों की नुमाइश का नहीं है, बल्कि वॉर जोन में सीधे इस्तेमाल का है। दरअसल जंग के बीच अमेरिका ने सबसे विस्फोटक स्मार्ट बॉम्ब की खेप यूक्रेन भेजी है। और जानते हैं अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? आधा टन वजनी रूसी विध्वंसकों से पार पाने के लिए। आखिर कैसे, आप भी देखिए। दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति, दुनिया के दो ताकतवर मुल्क अपने ऐसे विध्वंसक हथियारों के साथ वॉर जोन में उतर चुके हैं जिनका एक प्रहार सिर्फ और सिर्फ तबाही मचा सकता है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील कर सकता है, इंसानियत के लिए काल बन सकता है। वैसे तो दशकों से रूस अमेरिका के बीच शीत युद्ध यानी विनाशक हथियारों की होड़ चलती रही है, मगर मौजूदा वक्त में यूक्रेन को लेकर दो सुपर पावर्स आमने सामने हैं। आर पार की जंग जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि रूस जैसा महाबली यूक्रेन की हस्ती मिटाना चाहता है, तो वही महाशक्ति अमेरिका यूक्रेन को पुतिन के प्रकोप से बचाना चाहता है। बस इसी के लिए अमेरिका और नेटो लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ताकि हर हाल में यूक्रेन वॉर फ्रंट पर रूस के सामने डटा रहे। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है, अमेरिका ने यूक्रेन को जेडैम स्मार्ट बम की खेप भेजी है। 900 किलो वजनी बम को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाता है। जीपीएस सिस्टम से लैस जेडैम एक तरह का गाइडेड बम है। जेडैम बम की मारक क्षमता करीब 28 किलोमीटर तक है। जेडैम मतलब जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। जानते हैं अमेरिका के स्मार्ट गाइडेड बम की खूबी क्या है? फायर एंड फॉरगेट, यानी बम से हमला करो और भूल जाओ। दरअसल बड़े से एयरक्राफ्ट या फिर बॉम्बर के जरिए इस बम को आसमान से ड्रॉप किया जाता है, लेकिन उससे पहले टारगेट सेट होता है। एक बार टारगेट सेट कर दिया गया तो आसमान से ड्रॉप होने के साथ ही ये गाइडेड बम जीपीएस के जरिए सटीक हमला करता है और भीषण तबाही मचा देता है, हूबहू किसी एटम बम की तरह। दिखने में ये स्मार्ट बम भले ही किसी मिसाइल की तरह लगता हो, लेकिन असल में ये हाईटेक सिस्टम से लैस होता है, इसीलिए इसकी बनावट को मिसाइल शेप में रखा गया है। अब सवाल ये है कि पेंटागन ने इस विस्फोटक को यूक्रेन क्यों भेजा है? क्यों यूक्रेन को अमेरिका के इस घातक हथियार की जरूरत पड़ी? तो इसकी वजह है रूस का कैप 500 एयर ड्रॉप बम, जिसके ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन का कोना कोना धधक रहा है। बीते साल फरवरी में रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ था और उसी दौरान ये खबरें सामने आई थी कि रूसी डिफेंस ने फैब 500 एयर ड्रॉप बम को एक्टिवेट कर दिया है। जल्द ही रूस इस हाई एक्सप्लोसिव बम से अटैक कर सकता है, और हुआ भी वही जिसकी आशंका थी।
रूसी डिफेंस ने जंग शुरू होने के चंद दिनों बाद ही फैब 500 बम का जबरदस्त इस्तेमाल किया, वो भी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में। मगर साल बीतने के साथ ही रूस ने फैब 500 के अपग्रेडेड वर्जन कैब 500 से यूक्रेन पर सीरियल हमले कर दिए। कैब 500 भी हाई एक्सप्लोसिव एयर ड्रॉप बम है, लेकिन ये फैब 500 से अलग कैसे है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। मसलन कैब 500 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड बम है। 10 फीट लंबे इस बम का वजन 520 किलो है। ये बम KR सीरीज के गाइडेड सिस्टम से लैस है। कैब 500 में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है, जो अटैक के साथ भीषण तबाही मचा सकता है। इस रूसी बम की भी यही खासियत है, हमला करो और भूल जाओ, यानी टारगेट सेट करने के बाद उसे तहस नहस करने की गारंटी इस रूसी कैब 500 बम में होती है। बस रूस के इसी विनाशकारी बम का तोड़ अमेरिका JDAM स्मार्ट बम के तौर पर लेकर आया है, ताकि जैसा हमला रूसी डिफेंस यूक्रेन पर कैब 500 के जरिए कर रहा है, ठीक उसी तरह का अटैक, उसी तरह की तबाही यूक्रेनी फौज JDAM स्मार्ट बम का इस्तेमाल कर रूस के अलग अलग ठिकानों पर करे। मतलब साफ है कि अब रूस यूक्रेन वॉर उसी कोल्ड वॉर की शक्ल ले चुकी है, जिसमें विनाशकों के इस्तेमाल की होड़ फिर से चरम पर है, जो दुनिया के लिए वहां खतरे का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया है बड़ा नुकसान। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी वेयरहाउस को तबाह किया है। हमले के बाद रूसी वेयरहाउस में हुआ बड़ा धमाका। रूस के रॉकेट लॉन्चर और तोपें धमाके में जलकर खाक हो गए। रूसी गोला बारूद भी जबरदस्त धमाका होते हुए नजर आया। यूक्रेन पर रूस के हमले का नया फ्रंट बेलारूस की तरफ से खुल सकता है। रूस के कट्टर समर्थक बेलारूस के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर लुकाशेंको के ताबड़तोड़ विदेश दौरों का यही मतलब निकाला जा रहा है। लुकाशेंको 2 हफ्ते पहले चीन गए थे, फिर वो ईरान पहुंचे। तेहरान में बेलारूस के राष्ट्रपति के दौरे के एजेंडे में हथियारों की कोई डील शामिल नहीं थी। उसके बावजूद उसी दौरान ईरान ने अपने नए शाहिद ड्रोन की नुमाइश की। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको अपने दोस्त पुतिन के लिए हथियारों की शॉपिंग करने के लिए पहले चीन और अब ईरान गए। बेलारूस में रूस के फाइटर प्लेन तैयार हैं। परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की इस्कंदर मिसाइलों की खेप भी कई महीने पहले बेलारूस पहुंचाई जा चुकी है। बेलारूस की सुरक्षा के लिए रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है और पिछले 4 महीनों से रूस के लगभग 9000 सैनिक भी बेलारूस के साथ साझा युद्धाभ्यास में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 1 साल बाद बेलारूस की तैयारियां इशारा कर रही हैं कि यूक्रेन पर सीधे हमले का नया फ्रंट तैयार है। अब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विदेश दौरों की रफ्तार भी यही संकेत दे रही है कि वो यूक्रेन में नया फ्रंट खोलने से पहले कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी इरादे से लुकाशेंको ईरान के दौरे पर हैं। कहने को तो लुकाशेंको ईरान और बेलारूस के कूटनीतिक रिश्तों की 30वीं सालगिरह के लिए ईरान पहुंचे हैं, जहां उनके एजेंडे में ईरान के साथ खनन, ट्रांसपोर्ट और कारोबार बढ़ाना ही है। लेकिन लुकाशेंको के तेहरान दौरे से ठीक पहले ईरान ने अपने नए ड्रोन शहीद 136 की नुमाइश करके यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन पर हमले में रूस की सेना पिछले साल से ही ईरान के शहीद 131 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी। ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन में भारी कहर भी बरपाया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईरान के ड्रोन की सप्लाई में रुकावट आई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि लुकाशेंको अपने ईरान दौरे में रूस के लिए शहीद ड्रोन की नई खेप का गुपचुप सौदा भी कर सकते हैं। यह भी संभव है कि वो बेलारूस के नाम पर ईरान से ड्रोन खरीदें और इस्तेमाल करने के लिए उसे रूस के हवाले कर दें।
ऐसी ही आशंका 2 हफ्ते पहले भी अमेरिका और नेटो के एक्सपर्ट जता रहे थे, जब लुकाशेंको चीन के दौरे पर पहुंचे थे। लुकाशेंको के चीन दौरे से ठीक पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन पर हमले के लिए चीन की सरकार रूस को घातक हथियार बेच रही है। चीन ने तब इन आरोपों को झूठा बताया था। उसी के बाद लुकाशेंको ने चीन दौरे का प्लान बनाया तो ये चर्चा शुरू हो गई कि रूस के लिए हथियार खरीदना भी लुकाशेंको के बीजिंग दौरे के एजेंडे में शामिल हो सकता है। हालांकि चीन रवाना होने से पहले लुकाशेंको ने साफ कर दिया था कि रूस के साथ मिलकर बेलारूस हर तरह के हथियार बनाने में सक्षम है और वो 57 देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। फिर बेलारूस को किसी दूसरे देश से हथियार खरीदने की क्या जरूरत? लेकिन लुकाशेंको के ईरान दौरे और उससे पहले ईरान के शहीद ड्रोन के नए वर्जन की तस्वीरें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 महीने पहले दावा किया था कि ईरान की सरकार ने शहीद 136 ड्रोन का प्लांट रूस में लगाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ $100 करोड़ का सौदा किया है। ईरान के ड्रोन का प्लांट मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर पूर्व में बनाया जा रहा है, लेकिन उस प्लांट में ड्रोन का प्रोडक्शन होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि रूस में ईरानी ड्रोन का उत्पादन शुरू होने से पहले क्या रेडीमेड ड्रोन लेने के लिए ही लुकाशेंको ईरान पहुंचे? क्या ईरान के ड्रोन का नया बेस बेलारूस में बनाया जा रहा है? क्या यूक्रेन पर हमले का नया फ्रंट बेलारूस के बॉर्डर पर खुलने वाला है? यूक्रेन पर हमले की शुरुआत में रूस की सेना ने बेलारूस बॉर्डर का इस्तेमाल किया था। कीव की घेराबंदी करने वाले रूस के टैंकों का काफिला बेलारूस की तरफ से ही रवाना हुआ था और चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा भी बेलारूस के बॉर्डर की तरफ से ही हुआ था। हालांकि तब रूस नहीं चाहता था कि जंग की आग बेलारूस की सीमा तक पहुंचे, इसीलिए रूस के सैनिकों ने बेलारूस बॉर्डर की ओर से अटैक बंद कर दिया। लेकिन अब बेलारूस खुलकर रूस के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन जुटा रहा है। रूस के हथियारों का बड़ा डिपो बेलारूस में तैयार हो चुका है और अब लुकाशेंको के तेवर भी बदलने लगे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध में सीधे उतरना नहीं चाहते, लेकिन अगर बेलारूस में एक भी बम, ड्रोन या मिसाइल गिरी तो अंजाम बेहद भयानक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जंगल में घात लगाकर बैठे यूक्रेनी सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है। रूस ने T-90 टैंक से यूक्रेनी सैनिकों पर यह अटैक किया। ड्रोन से यूक्रेनी सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाया गया। हमले में 5 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जाने की खबर सामने आई है। और जिस समंदर में चीन खुद को सबसे ताकतवर मानता है, वहां ड्रैगन की बादशाहत को चुनौती देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने तैयारी का पहला चरण शुरू कर दिया है। ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के गठबंधन ने ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु पनडुब्बी से लैस करने की कवायद शुरू कर दी है। अगले 7 साल में ऑस्ट्रेलिया में 8 पनडुब्बी तैयार हो जाएंगी। तकनीक अमेरिका दे रहा है, इसलिए सभी पनडुब्बी बेहद ताकतवर होंगी और फिर समंदर में चीन को हर कदम से पहले कई बार सोचना होगा। समंदर का सबसे घातक शिकारी समंदर की गहराई से अचानक दुश्मन को नेस्तनाबूद करने वाला घातक हथियार। समंदर की गहराई में मौजूद ऐसा पहरेदार जिसकी वजह से दुश्मन गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करता। चीन के विशाल नौसेना के पास ऐसी कई न्यूक्लियर सबमरीन है। ड्रैगन को अपनी पनडुब्बियों पर बड़ा गुमान है। लेकिन अब ड्रैगन के गुरूर को तोड़ने का इंतजाम हो चुका है। दुनिया के 2 शक्तिशाली देश अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी से लैस करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन और अमेरिका 8 परमाणु पनडुब्बियां देंगे। इसके बाद दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक ताकत बढ़ जाएगी। ये सब ऑकस के तहत हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले ऑकस समझौते को समझिए।
2021 में ऑकस नाम से सुरक्षा साझेदारी की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाया जाना है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी भी साझा कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। ऑकस के बैनर तले हुई इस मीटिंग में 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने की डील की गई। ऑकस के गठन का मकसद था पैसिफिक रीजन में चीन के दबदबे को कम करना, और इसी ऑकस के तहत समंदर में ऐसे डेडली किलर को तैयार करने पर मुहर लगी है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है सरप्राइज अटैक, वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। पैसिफिक रीजन में ड्रैगन कंट्री के खिलाफ आक्रामक युद्ध नीति का जो प्लान तैयार किया गया, जिस प्रोजेक्ट ऑकस को लॉन्च किया गया है, उसका असर दिखने लगा है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर 8 सबमरीन बनाएंगे। सबमरीन बनाने के लिए अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल होगा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा। जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया को 2 और सबमरीन मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली सबमरीन समंदर में गश्त लगाएंगी। इससे दक्षिण चीन सागर में भी ड्रैगन की घेरेबंदी की जा सकेगी। ऑर्डर मिलने के साथ ही सबमरीन्स ब्लू वॉर जोन में मौजूद चीनी युद्धपोतों को तहस नहस कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के क्रू को ट्रेनिंग देने के लिए 2027 तक 4 अमेरिकी और 1 ब्रिटिश सबमरीन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तैनात की जाएंगी। 1950 के बाद ये पहला मौका होगा जब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी और देश के साथ साझा करेगा। ब्रिटेन ताइवान को भी पनडुब्बी देने वाला है। चीन से खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने फैसला लिया है। ताइवान को सबमरीन की सप्लाई तेज करने का ऐलान किया गया है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने भारी भरकम हथियार जुटाने के लिए रक्षा बजट को बढ़ाया है। अमेरिका मिसाइल, अंतरिक्ष में सुरक्षा और फाइटर जेट्स पर भारी भरकम खर्च करने वाला है। अमेरिका अब अपनी सेनाओं पर करीब $1 खरब खर्च करेगा। कांग्रेस के पास $842 बिलियन वाले रक्षा बजट के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है। 2024 में पेंटागन ने इतनी बड़ी रकम को खर्च करने का मन बनाया है। ब्रिटेन भी अगले 2 बरस में रक्षा खर्च में करीब £1 बिलियन से अधिक का इजाफा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ कोरियाई पेनिनसुला में भी वॉर जोन बनेगा? क्या इस बैटलफील्ड में भी अमेरिका सबसे बड़ा मददगार होगा? दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध की संभावना बढ़ गई है, लेकिन हालात रूस यूक्रेन जैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वॉर फ्रंट पर बाइडेन का सामना पुतिन जैसे लीडर से नहीं, बल्कि एक ऐसे सनकी तानाशाह से है जो लगातार मिसाइल ट्रेलर दिखा रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक लाइव फायर ड्रिल कर रहा है, और अब तो आशंका एटमी टेस्ट की भी जताई जा रही है। आखिर क्यों, आप भी देखिए। बीते 24 घंटे में एक बार नहीं बल्कि 2 बार नॉर्थ कोरिया का मिसाइल ट्रेलर दुनिया के सामने आया। 13 मार्च को उत्तर कोरिया ने सबमरीन के जरिए 2 क्रूज मिसाइल दागते हुए समंदर में सुनामी ला दी, तो वहीं 14 मार्च को किम की बैलिस्टिक मिसाइल गरज और बारूदी गुबार के साथ आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ी और टारगेट को तहस नहस कर दिया। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के संकी तानाशाह ने बीते 24 घंटों में ही ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इससे पहले भी लगातार सिलसिलेवार अंदाज में उत्तर कोरिया का बारूदी कोहराम जारी। समंदर से लेकर आसमान तक विस्फोटक ट्रेलर जारी है।
जानते हैं क्यों? इसके पीछे की वजह है साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच शुरू हुई जॉइंट मिलिट्री ड्रिल। कोरियाई पेनिनसुला में अमेरिका की एंट्री ने किम जोंग उन का माथा तो ठनका ही रखा था, मगर अब खबर ये सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के दो दुश्मन साल 2018 के बाद सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। अमेरिका और साउथ कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक 13 से 23 मार्च तक दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास होगा। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की वायुसेना हिस्सा लेगी। इसके अलावा दोनों देश लाइव फायर ड्रिल भी करेंगे। आपको बता दें कि साल 2018 में नॉर्थ कोरिया से शांति वार्ता शुरू करने के दौरान अमेरिका और साउथ कोरिया ने इस तरह की ड्रिल्स को बंद कर दिया था, मगर साल 2023 में जिस तरह किम ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट कर रहा है, विध्वंसक हथियारों की नुमाइश कर रहा है, उससे साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों सन्न हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तो ये तक दावा किया है कि जल्द ही नॉर्थ कोरिया 7वां न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है। सन की तानाशाह की बारूदी सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है, और जिस तरह किम अपने हथियारों की नुमाइश कर रहा है, जिस तरह वो मिसाइल टेस्ट लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दे रहा है, उससे साफ हो चुका है कि सिर फेरा तानाशाह एक बार फिर अपने असली रूप में आ चुका है। हैरानी तो इस बात की भी है कि 9 मार्च को ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। यानी कोरियाई पेनिनसुला एक बार फिर बम गोला बारूद से थर्रा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।